हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं भानु सैनी, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लेसबोर्न केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपैक नेमिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इसके लिए मैंने 3 वीडियो की एक सीरीज बनाई है। वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3। यदि आपको टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखनी है तो इन तीनों वीडियोज को कंटिन्यूसली स्टडी करना होगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जो है वो 2 तरीके की सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। एक जो पद्धति होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन नेमिंग, जिसे हम ट्रिवियल सिस्टम भी कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सामान्य पद्धति है। इस पद्धति में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम्स होते हैं वो उनके किसी सोर्सेज, प्राप्ति स्रोत या फिर किसी स्पेशल फैक्टर के आधार पर दिए जाते हैं। मैंने इस सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। आप ब्लेसबोर्न केमिस्ट्री की वीडियोज का जब आप सर्च करेंगे कॉमन नेमिंग के टाइप करके, तो आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरी जो सिस्टम है नामकरण की, उसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल लेवल का एक संघ है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग दिए जाने वाला नाम पूरे वर्ल्ड में कॉमन होगा, एक जैसा होगा और वो सर्वमान्य सर्वोपरि होगा। इस पद्धति में कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए ये सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है। पाठ्यक्रम में इसी पद्धति को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हालांकि कॉमन नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना होता है। कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक क्यों ना हो, यदि आपको उसका आईयूपैक नेमिंग करना है तो आपको इन 3 चरणों को कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप ए में हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा। मैन चेन कह दीजिए या पेरेंट चेन कह दीजिए, उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। जब ये सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद में दूसरा जो काम हमें करना होगा, स्टेप बी, मुख्य श्रृंखला का नामांकन। नामांकन बोले तो नंबरिंग, यानी हमने जो पेरेंट चेन जो सेलेक्ट की है उस पेरेंट चेन में किसी एक साइड से उसकी नंबरिंग करनी है। नंबर डालने होंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। जो उस पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम्स से इंक्लूड हैं, उन इंक्लूड कार्बन के एटम्स को हमें नंबर देना होगा। इसके बाद में तीसरा जो काम होता है हमारा स्टेप सी, इसमें हम यौगिक का फिर नामकरण कर देते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, उसके बाद में उसकी नंबरिंग करनी है और उसके बाद में टोटल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। यदि हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते जाएंगे तो फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेम दिया जा सकता है। तो लीजिए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चरण के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले
इस चरण की बात करेंगे कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाए। मैं आपको बता दूं, IUPAC ने भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग उसकी जो रिकमेंडेशन हुई है उनमें बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हैं, काफी सारे रूल्स हैं। सारे रूल्स हमें याद भी नहीं हो पाते हैं। जटिल कंपाउंड्स के लिए अलग से रूल्स हैं, बाइसाइक्लो के लिए अलग से हैं, स्टीरो के लिए अलग से हैं। लेकिन यहां पर हम ऐसे नियमों की, ऐसे रूल्स की बात करेंगे जो कॉमन है, जो कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर में यूज होंगे। कुछ स्पेशल जो रूल्स होंगे उनके ऊपर हम आगे के और जो वीडियो आएंगे उनमें विद एग्जांपल बात करते चले जाएंगे, तो साथ साथ आप उन रूल्स को भी देखते रहिएगा। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुख्य श्रृंखला का चयन किस तरीके से किया जाए। मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स की एक चेन है। ये लीजिए, ये इस तरीके का कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है, लेकिन फिलहाल हमें जो काम करना है वो कौन सा है, मुख्य श्रृंखला का चयन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। हमें सदैव, चाहे कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, उन्हीं रूल्स को एक सीक्वेंस में फॉलो करना है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, हमें उन्हीं रूल्स को एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते रहना है। तो वो रूल्स क्या है? रूल्स प्रायोरिटी के लिए बनाया गया है, और वो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है वो ये है, प्रिंसिपल FG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले जो हम प्राथमिकता देंगे वो हमारे मुख्य जो प्रकार्यात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको प्राथमिकता सबसे पहले देनी है। क्या काम करते समय? श्रृंखला का चयन करते समय। मतलब कि श्रृंखला हमें उस साइड से चूज करते हुए जाना है जहां पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी शामिल हो जाए। इसके बाद में दूसरी जो प्राथमिकता हमें देनी होती है वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी बहुबंध। बहुबंध क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बहुबंध हम बोलते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। यानी हमें एक ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते जाना है जिसमें जहां तक हो सके द्विबंध या त्रिबंध भी शामिल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे शामिल हो जाएं, लेकिन जितने पॉसिबल हो उतने अवश्य ही शामिल हो जाएं। इस तरीके से चेन का सिलेक्शन करते जाना है। इसके बाद में तीसरी जो हमें प्राथमिकता देनी है वो किसे देनी है? वो हमें देनी है मैक्सिमम C एटम्स। मैक्सिमम C एटम्स। मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम कार्बन परमाणु भी शामिल हो जाए। तीसरी प्रायोरिटी हमें किसे देनी है कि एक ऐसी श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो, मैक्सिमम C एटम्स। इसके बाद में चौथी जो प्रायोरिटी प्राथमिकता देनी है वो है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स बोले तो प्रतिस्थापी, यानी कि हमारी जो श्रृंखला है उसका चयन कर लेने के बाद में बाकी जो और ग्रुप निकले हुए हैं, जैसे अभी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि हम सिलेक्शन करना चालू करें तो इसकी पेरेंट चेन कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ये मिथाइल ग्रुप श्रृंखला से बाहर निकला हुआ है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, प्रतिस्थापी बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरीके वाले जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए?
ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको तरह तरह के जो रूल्स हैं, ये करो ये करो वो करो, इतना सब ना पढ़ करके इसी लाइन को शॉर्टकट में याद कर लीजिए। चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, हमें इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। यानी कि प्राथमिकता सबसे पहले प्रिंसिपल एफजी को देनी है। एफजी बोले तो फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल एफजी को प्राथमिकता देने के बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स को प्राथमिकता देनी है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, ये मैक्सिमम नहीं होता है, ये एक ही होता है। मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं ये जितने भी हो सके वो शामिल हो जाए। यहां पर मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन एटम्स और उसके बाद में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके की ये प्राथमिकता का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कुछ इस तरीके का एक एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 CH COOH CH2 CH2 CH3। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल भी मैंने एक वीडियो में बताई है। यदि आपको वो टेबल एक सीक्वेंस के अंदर याद नहीं है तो आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयुर्वेदिक नेमिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ब्लेसबॉन्ड केमिस्ट्री पर जाकर फंक्शनल ग्रुप की एक जो प्रायोरिटी की टेबल बनाई हुई है उस टेबल को डिटेल से स्टडी कर लें, सीख लें, उसको बार बार दोहरान कर लें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप की टेबल में टॉप पर आने वाला एक फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए हमारी श्रृंखला का चयन करते समय पहली प्राथमिकता क्या होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता देनी है। तो हमें यहां से श्रृंखला का चयन करना होगा। अब यहां से मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्शन करूं या फिर राइट हैंड साइड में सिलेक्शन करूं। लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्शन कर सकता हूं, बट दूसरी जो प्राथमिकता है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, तो फिर इस प्राथमिकता को हम इग्नोर कर देंगे। इसके बाद में थर्ड जो प्रायोरिटी है वो क्या है, मैक्सिमम सी एटम्स। मैक्सिमम सी एटम्स की यदि बात करें तो यदि आप इधर चलेंगे तो आप दो कार्बन को और इंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन यदि आप इधर चलेंगे 1 2 3 तीन कार्बन को ऐड कर पाएंगे। इसलिए ये जो तीसरी प्राथमिकता है इसके आधार पर हमें श्रृंखला का चयन इस साइड में करना चाहिए और इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो श्रृंखला का चयन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी कंपाउंड में यदि मैं यहां से हटा करके यहां CH2 लगा देता हूं और यहां पर कर देता हूं ये भी CH कर देता हूं और यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। अब यदि आप श्रृंखला का चयन करेंगे इस कंपाउंड में तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहली प्राथमिकता मैं कह रहा हूं कि यौगिक कोई भी क्यों ना हो इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, यहां से चुनना चालू करेंगे, ये तो सही है। इसके बाद में दूसरी प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड इधर वाली श्रृंखला में तो है ही नहीं, इधर है, इधर है, इसलिए आपको इधर ही जाना होगा क्योंकि प्रायोरिटी का ऑर्डर ये कहता है कि कार्बन मैक्सिमम से पहले प्राथमिकता किसे लेनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। इसलिए आपको इस डायरेक्शन में श्रृंखला को ले जाना होगा और इस तरीके से इस कंपाउंड की ये पैरेंट चेन हो जाएगी। फिर ये जो बाकी इधर बच गया है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एक और कंपाउंड लेते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके
1 2 3 1 और लगा देता हूं CH2 CH3 इस तरीके से, और यहां पर लगा देते हैं CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ये देखेंगे कि हमें श्रृंखला का चयन किधर से करना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो 1 डिग्री सफिक्स से एल्कीन के अलावा और कुछ है नहीं, यानी मल्टीपल बॉन्ड ही है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। अब इसके ऊपर आते हैं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आए, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है, यानी ये मल्टीपल बॉन्ड यहां है, तो यहां से तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ये तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ये मस्ट हो गया है क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया। लेकिन अब इधर से सिलेक्शन कर लेने के बाद में मैं नीचे जाऊं या सीधे चले जाऊं। देखिए इसमें एक कार्बन को और ऐड करना होगा। अब देखिए यदि मैं सीधे चले जाता हूं तो ये कितने कार्बन एटम्स की चेन बन जाएगी, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की एक चेन हो गई। लेकिन यदि इसी श्रृंखला को मैं ऐसे ले आता, इस तरीके से ले आता, नीचे की साइड में ले आता, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन इधर आ रहे हैं, तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ C एटम्स बराबर आ रहा है, कार्बन एटम्स की नंबरिंग क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो फिर हमें सिलेक्शन किधर करना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड हमारा एक ही था, शामिल कर लिया, C मैक्सिमम दोनों साइड में 7 7 आ रहे हैं, चाहे तो इधर से नंबरिंग करिए 7 आएंगे, चाहे सीधी श्रृंखला का चयन कर लीजिए तो भी 7 ही कार्बन आएंगे। तो ऐसे केस में जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसी चेन हो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर आ रही हो, तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्राथमिकता देनी होती है। देखिए यदि आप श्रृंखला का चयन बिल्कुल सीधे कर लेते हैं तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन होगा, एक तो ये हो गया मिथाइल, और एक ये हमारा ये ग्रुप हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जटिल प्रतिस्थापी है, बट प्रतिस्थापियों की नंबरिंग कितनी हुई, 2, 1 और 2 प्रतिस्थापी हुए। लेकिन यदि हम इस श्रृंखला का चयन कुछ इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग कितनी हो गई है, 1 2 3 और एक टोटली 4। तो चौथी जो प्रायोरिटी है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको भी ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स इस तरीके से इन 4 प्रायोरिटी ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। आपको इतना सारा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद कर लीजिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन C मैक्सिमम ग्रेटर देन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला जो काम था मुख्य श्रृंखला का चयन, उसके रूल्स के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि दूसरे स्टेप्स को कैसे फॉलो किया जाए। तो दूसरा जो हमारा काम है वो क्या है, जो हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया है उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करना। तो मुख्य श्रृंखला का नामांकन, स्टेप बी, इसमें कौन सा काम करना होगा, मुख्य श्रृंखला का नामांकन। मुख्य श्रृंखला का क्या करना होगा, नामांकन करना होगा तीसरे चरण में। ओके, देखिए जिस तरीके से इसके लिए कुछ रूल्स थे उसी तरीके से मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग जो की जाएगी उसके भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, वही इसके लिए आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। मिनिमम नंबर 2 प्रिंसिपल FG, सबसे कम नंबर किसे देना है,
ये मिनिमम नंबर लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे। मिनिमम नंबर टू प्रिंसिपल एफ जी। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमने जो श्रृंखला चुनी है उसके प्रकार्यात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। इसके बाद में क्या काम करना है? दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, वो ये है मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। मिनिमम नंबर किसे देना है? मल्टीपल बॉन्ड को देना है, बहुबंध को कम नंबर देना है भाई। तो ये बात आपको दूसरे नंबर पे ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद में तीसरी जो प्राथमिकता होगी हमारी वो होगी मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापियों को भी कम नंबर देना है। ये तीन चीजों का अनुसरण करते चले जाना है, नंबरिंग हो जाएगी। लेकिन इनके अंदर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सदैव एक होता है, तो इसको तो कम नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले यदि हमें पीरियोडिक टेबल फंक्शनल ग्रुप की टेबल यदि हमें ध्यान होगी तो ये देखते ही पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में, अमुक कंपाउंड में ये जो है फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और देखते ही आप उसको मिनिमम नंबर आसानी से दे देंगे। बट यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहां क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, और मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने की कई अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? देखिए, इसकी कुछ कंडीशन है जिनको मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये यहां से यहां, एक तो ये कि सेम तो बॉन्ड हो, सेम क्या हो, बॉन्ड हो, और उसकी सेम ही क्या हो, पोजीशन हो। बॉन्ड भी एक जैसे ही हो और उनकी स्थिति भी क्या हो, एक ही हो। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं यूज एनी साइड। किसी भी साइड से आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में बॉन्ड क्या है, सेम है। यानी कि ये डबल बॉन्ड तो ये भी डबल बॉन्ड। यदि यहां ट्रिपल बॉन्ड होता और यहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी सेम ही बॉन्ड होते। सेम बॉन्ड है और उसकी पोजीशन भी क्या है, सेम है। मतलब डबल बॉन्ड इधर से भी 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है और डबल बॉन्ड इधर से भी 1 नंबर के कार्बन पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सेम बॉन्ड सेम पोजीशन। और यदि ऐसी कोई सिचुएशन कहीं पे आ रही है तो आप यूज एनी साइड, कोई सी भी साइड का यूज कर सकते हैं। नंबरिंग किधर से भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, किसमें, मल्टीपल बॉन्ड में। दूसरी बात, सेम बॉन्ड है, बॉन्ड तो सेम ही है, बट डिफर क्या है, डिफर पोजीशन है। बॉन्ड तो सेम है बट उनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। ऐसे केस में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैं CH लगा करके आगे लगा देता हूं CH3। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में बॉन्ड तो सेम ही है। ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड ही है। इधर से नंबर डालेंगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, इधर से डालेंगे तो भी डबल बॉन्ड को नंबर कम मिलेगा। बट उनकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, पोजीशन अलग अलग है।
इधर डबल बॉन्ड जो है पहले नंबर के कार्बन पे आता है, इधर डबल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर के कार्बन पे आता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केस में हमें समेशन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यूज समेशन रूल। ये समेशन रूल क्या है? समेशन मतलब योगफल करने का तरीका। क्या है योगफल का तरीका? देखिए, जैसे मैं इधर से नंबर डालता हूं 3 4 ये 5, और यदि इधर से नंबर डाला तो ये नंबरिंग हुई, और इधर से नंबर डालेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। अब समेशन रूल में हमें करना क्या होता है, जितने भी जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, भाई बॉन्ड तो सेम है, पोजीशन क्या है उसकी डिफरेंट है, तो जितने भी जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं हमें उनकी पोजीशन के नंबर्स जो हैं उनको जोड़ देना है। देखिए ऊपर जोड़ लेते हैं, यहां पर कितना नंबर मिल रहा है ऊपर वाली साइड में? तो ऊपर वाली साइड में हमने देखा कि पहले डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और दूसरे डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3 नंबर। ये जो पहले वाला कार्बन है डबल बॉन्ड उसी से कनेक्टेड माना जाएगा, हालांकि डबल बॉन्ड होता दोनों कार्बन के बीच है, बट माना उसी कार्बन का जाएगा जिससे उसको पोजीशन पहले मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऊपर की साइड में 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन के ऊपर कौन अटैच है? डबल बॉन्ड अटैच है। टोटल नंबरिंग कितनी हुई? 4। तो यहां पर समेशन कितना आया इसका? 4 आ गया। अब नीचे की साइड में यदि बात करें तो नीचे की साइड में देखिए, ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इस साइड से, इसको कितना नंबर मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है, और यहां पर नंबर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। टोटल निकालेंगे कितना आएगा? 6। अब समेशन रूल में नंबर क्या मिलना चाहिए? कम मिलना चाहिए। ये तो ऊपर ही कह दिया गया है यहां पर, मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। और जब हमने यूज समेशन रूल किया तो ये देखा कि ऊपर वाली डायरेक्शन में मिनिमम नंबर आ रहा है 4, कम नंबर मिल रहा है। तो हमें नंबरिंग कौन सी साइड से करनी चाहिए? ऊपर वाली साइड से करनी चाहिए। ये रॉन्ग है, नीचे वाली गलत होगी, ऊपर वाली सही होगी। ओके, तो समेशन रूल समझ में आया? जितनी भी जो पोजीशन होती हैं उनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि कम नंबर कहां पे मिल रहा है। एक और सिचुएशन देखिए, डिफर बॉन्ड। डिफर तो क्या है? बॉन्ड है, एंड पोजीशन क्या है? बॉन्ड तो डिफर है, बॉन्ड अलग अलग है। मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग हैं लेकिन उनकी पोजीशन क्या है? सेम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड लिखा। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जब आप इधर से चलते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, और इसकी पोजीशन आ रही है 2 नंबर। इस साइड से यदि चलेंगे तो डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, और इसकी भी पोजीशन क्या आ रही है? 2 नंबर आ रही है। तो यहां पर देखिए बॉन्ड तो है अलग अलग, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड में डबल बॉन्ड, दैट इज डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड एंड सेम पोजीशन। 2 नंबर पोजीशन इधर से आ रही है, 2 नंबर पोजीशन इधर से आ रही है, तो पोजीशन सेम होती है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? ऐसे केस में हमें, मैं यहां आगे लिख देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता कम देनी है, प्राथमिकता ज्यादा किसे देनी है? डबल को, DOUBLE, डबल ग्रेटर देन ट्रिपल। आप समझ जाएंगे कि जब डिफरेंट बॉन्ड हो और सेम पोजीशन हो, ऐसा कोई केस कहीं पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी होगी, बाद में ट्रिपल बॉन्ड को देनी होगी।
तो सबसे पहले यहां पर इस केस में नंबर कम किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसकी नंबरिंग जब करेंगे तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से नंबरिंग की जाएगी इस कंपाउंड की। तो मल्टीपल बॉन्ड का सिलेक्शन कैसे करना था वो हम पहले ही पढ़ चुके थे, और मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग की ये 3 पोजीशन मैंने आपको बताई। अब मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड तो है ही है, या हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड हो ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स ही हो, तो उस केस में नंबरिंग कैसे की जाएगी। देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में भी इसी तरीके की कुछ पोजीशंस बनेंगी। सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में भी कुछ इसी तरीके की पोजीशंस बनेंगी। इसको भी मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो ये केस हो सकता है कि दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो और उनकी पोजीशन सेम हो। तो पहली कंडीशन तो यही लिख सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन। एक काम तो ये हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम ही है और उनकी पोजीशन भी क्या है, सेम ही है। ऐसे केस में क्या करेंगे, यूज एनी साइड, कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3। इस कंपाउंड में यदि मैं श्रृंखला का चयन करूं तो ये सीधी श्रृंखला बन जाएगी, मैक्सिमम कार्बन की बन रही है, मल्टीपल बॉन्ड कोई इसमें है नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो इस तरीके से ये हो गई मैक्सिमम कार्बन की पेरेंट चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो देखिए, एक तो ये रहा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, यहां पर भी मिथाइल। दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट सेम है कि नहीं है, मिथाइल ही है, तो सेम हो गए। पोजीशन क्या है, इधर से 2 नंबर, इधर से ये भी 2 नंबर, तो ये हो गया सेम सब्स्टिट्यूएंट एंड सेम पोजीशन। ऐसे केस में कहीं पर भी आ रहा हो तो आप यूज एनी साइड, कोई सी भी एक साइड से नंबरिंग को करना चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और कंडीशन देखिए कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो तो सेम है, बट उसकी पोजीशन क्या है, अलग है। सेम सब्स्टिट्यूएंट्स डिफर पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है, डिफरेंट होगी, अलग अलग। जैसे अभी ये जो लगाया है मिथाइल, चलो इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर CH3 लगा के यहां CH2 CH3, ये श्रृंखला बन गई। इस कंपाउंड में देखो आप, सेम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये भी मिथाइल, डिफरेंट क्या है उनकी पोजीशन, इधर से पोजीशन नंबर 2 आ रहा है, इधर से पोजीशन नंबर 3 आ रहा है, हो गया। अब ऐसे केस में नंबर किधर से डालें, ऐसा कोई केस कहीं पर भी आ रहा हो। अभी तो मैंने ये 2 ही सब्स्टिट्यूएंट दिखाए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट 3 4 5 भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जैसे यदि मैं यहां पर भी लगा दूं CH3 और यदि मैं यहां पर भी लगा दूं CH3, तो भी यही आ गया, सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफर पोजीशन। अभी भी सेम सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है और पोजीशन क्या है उनकी, अलग अलग है। ऐसे केस में वही रूल लगाना है, कौन सा, समेशन रूल्स। तो यूज
समेशन रूल। समेशन रूल लगाना है। समेशन का मतलब वही योगफल वाला नियम लगाना है, यानी हम पोजीशंस का योगफल कर लेंगे और देखेंगे कि कम नंबर किधर आ रहा है। जिस डायरेक्शन से भी कम नंबर आएगा, यहां पर साफ साफ पहले लिख दिया गया है मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट, हमें प्रतिस्थापियों को कम नंबर देना है। समेशन रूल से तो ये पता लगेगा कि सभी प्रतिस्थापियों का योगफल कम किधर से आ रहा है। जैसे इसका करते हैं, मान लीजिए यहां 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऊपर की डायरेक्शन से जब मैंने नंबरिंग की तो इस तरीके से 7 कार्बन को नंबर डाल दिए। अब इसका समेशन करें, देखो प्रतिस्थापियों का ऊपर की डायरेक्शन से, तो यहां पर इस प्रतिस्थापी को मिल रहा है 2 नंबर, प्लस इस प्रतिस्थापी को मिल रहा है 4 नंबर, इस प्रतिस्थापी को मिल रहा है 5 और इसे मिल रहा है 6। यदि मैं टोटल करूं तो 6 6 12 5 17 हो गया, यानी इनका एडिशन कितना आया 17 हो गया। अब नीचे की डायरेक्शन से यदि नंबरिंग करूं मैं इधर से 1, इस कार्बन को 1 दे देता हूं, ये 2 3 4 5 6 एंड 7। यदि इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो समेशन कितना आएगा, 2 नंबर मिल रहा है, ओके। इसे प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिल रहा है, ओके। इस प्रतिस्थापी को 4 मिल रहा है, इसे मिल रहा है 6। अब टोटल निकालेंगे, 6 4 10 और 13 और 2 15। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि दोनों ही प्रकार की नंबरिंग में लेफ्ट हैंड साइड से जब हमने नंबरिंग की तो 17 एडिशन आया, राइट हैंड साइड से जब की तो यहां पर 15 आया। तो समेशन रूल के अकॉर्डिंग कम नंबर किधर से मिला, राइट हैंड साइड से। तो रूल कौन सा फॉलो करना है, जिधर से नंबर कम मिले। इसलिए नीचे की डायरेक्शन से जो मैंने ये राइट हैंड साइड से जो नंबरिंग की है, ये तो है राइट और ऊपर वाली गलत हो। बात समझ में आई। एक और पोजीशन हो सकती है, एक और पोजीशन क्या हो सकती है कि डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो बट उनकी पोजीशन सेम हो। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन। पोजीशन इस बार सेम आने वाली है। ऐसा कोई केस यदि होता है तो क्या करें, देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH CH2 CH3। यहां के कार्बन से मैं जोड़ देता हूं C2H5, इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इस कार्बन से जोड़ देता हूं मिथाइल ग्रुप। अब हमें श्रृंखला चुननी थी तो वो तो हम पहले चरण में ही चुन चुके हैं। स्टेप ए में ये किया था कि श्रृंखला का चयन कैसे करना है, ये हो गई श्रृंखला, चुन ली। अब दूसरे चरण में हम सीख रहे हैं नंबरिंग कैसे करनी है। तो इसकी नंबर स्टार्ट करते हैं, दोनों डायरेक्शन से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम करेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन को कितनी पोजीशन दे दी मैंने, 4 दे दी क्या, 4 गलत दे दी। इसे मैं देता हूं 3 नंबर की पोजीशन, यहां देता हूं इथाइल ग्रुप को। इथाइल ग्रुप को 3 नंबर की पोजीशन मैंने दे दी। तो इस तरीके से देखा कि इथाइल ग्रुप को इधर कितने नंबर पोजीशन मिल रही है, 3 नंबर। इधर से यदि नंबर डाले तो मिथाइल ग्रुप को भी कितनी पोजीशन मिलती है, तीसरी पोजीशन मिलती है। देखिए डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी दोनों अलग अलग हैं, एक एथिल है एक मेथिल है तो अलग अलग हो गए, बट दोनों की पोजीशन क्या आ रही है, दोनों साइड से सेम आ रही है। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बट सेम पोजीशन। ऐसे केस में हमें एक रूल फॉलो करना है
कि उस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यूज इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, यूज इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला, मैं पूरी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल एक सिंबल टाइप में संकेत के रूप में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। यूज इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा हम उसी डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे। जैसे इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं इथाइल, एथिल। ई से स्टार्ट होता है, इथाइल स्टार्ट फ्रॉम ई एंड मिथाइल स्टार्ट फ्रॉम एम। ये एम से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आया, इथाइल, इसलिए हमें सेम पोजीशन होते हुए भी नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी होगी। तो फिर नंबर हम इधर से डालेंगे, और 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। इस तरीके से इस कंपाउंड की नंबरिंग होगी। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमने ये देखा कि ये 3 तरीके से सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम पोजीशन हो तो कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। सेम सब्स्टिट्यूएंट है बट डिफर पोजीशन है, समेशन रूल यूज कीजिए। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और सेम पोजीशन है तो इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। और एक चौथी कंडीशन इसकी और भी बना सकते हैं आप चाहें तो, डिफरेंट ही सब्स्टिट्यूएंट हो और डिफरेंट ही पोजीशन हो, तो ऐसे केस में भी समेशन रूल लागू होगा। एक और लिख देता हूं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिफर ही क्या हो, डिफर पोजीशन। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यूज समेशन रूल, योगफल कर लेंगे और प्रतिस्थापियों का जो टोटल योगफल आ रहा है, पोजीशन का जो टोटल योगफल आ रहा है, वो जहां से भी मिनिमम प्राप्त होगा उसी साइड से क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट भी पूरा कर लिया है। ध्यान कीजिए, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेमिंग करते समय 3 काम करेंगे। नंबर 1, मुख्य श्रृंखला का चयन, जो हमने स्टेप ए में कर लिया था। दूसरा काम, मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, वो हम स्टेप बी में कर चुके हैं। अब तीसरा काम चालू होता है नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। तो तीसरे स्टेप्स की बात करेंगे। तीसरा जो चरण है जिसको हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करना है वो क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेप थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, स्टेप सी, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। इससे पहले वाले चरण में यहां पर एक शब्द आया था नामांकन, अब है नामकरण। दोनों में डिफरेंस है। नामांकन का मतलब है नंबर डालना और नामकरण का मतलब है नाम दे देना। तो इस बार नाम बना रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेमिंग 5 चीजों को जोड़ते हुए दिया जाता है।
चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, 5 चीजों को मिलाएंगे। इनमें से हो सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चीज इग्नोर हो जाए, बट 5 से ज्यादा चीजें नहीं जोड़नी पड़ेगी, 5 ही जोड़नी पड़ सकती है मैक्सिमम। देखिए वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जिनको हम जोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। इनमें से सबसे पहले है प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहली जो चीज है वो प्रीफिक्स है, इसे पहले ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद में है इनफिक्स। ये इनफिक्स एक ही होता है, कुछ लोग इसको परफिक्स 1 डिग्री भी कहते हैं। ये तो लोगों की अलग अलग थ्योरी होती है। कुछ लोग इसे परफिक्स 1 डिग्री और इसे परफिक्स 2 डिग्री कहते हैं। मतलब प्राथमिक अनुलग्नक पूर्व लग्नक, प्राथमिक पूर्व लग्नक, और ये कहलाता है द्वितीयक पूर्व लग्नक। बट मैं इसे इनफिक्स कह रहा हूं। हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं भाई? अंतः लग्नक। इसे अंतः लग्नक बोल देते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पूर्व लग्नक। ये पहले लिखा जाएगा इसलिए पूर्व लग्नक कहलाएगा। इसके बाद में हम जो चीज जोड़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड जिसे मूल शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स, रूट वर्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, चैनल पे सर्च करेंगे आप रूट वर्ड्स यूज्ड इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो आपको अवश्य मिल जाएगा। वहां से आप जितने भी जो रूट वर्ड्स हैं कार्बन नंबरिंग के आधार पर वो आराम से सीख सकते हैं। इसके बाद में जो शब्द जोड़ा जाएगा वो है सफिक्स। सफिक्स है, ये सफिक्स भी कई हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक तो होगा ही होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सफिक्स हैं ये 2 होते हैं भाई, ये 2 होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब प्राथमिक सफिक्स और द्वितीयक सफिक्स। सफिक्स को वैसे हिंदी में हम बोलते हैं अनुलग्नक। ध्यान कीजिएगा, ये हमेशा पीछे लगेगा इसीलिए इसको लास्ट में लिखा है, और ये पहले लगेगा पूर्व लग्नक है तो इसको पहले लिखा है। और इन चीजों को टोटली ये 5 होगी। वैसे तो मैंने बॉक्स तो 4 ही बनाए हैं, बट इसमें 2 शामिल हैं। तो इन सारी चीजों को यदि मिला देंगे इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएक नेमिंग आराम से की जा सकती है। सबसे पहले इसकी बात करें, ये क्या होता है? ये वाला पूर्व लग्नक जो होता है ये क्या हो सकता है? यह कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। देखिए पूर्व लग्नक कौन हो सकता है, ध्यान कीजिए। मैंने HC जो लिखा है इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है, मैं यहां केवल एक संकेत के रूप में लिख रहा हूं। यह कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं इन प्लूरल, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कोई भी हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है। हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से जनरली यूज होते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, चैनल पर आप सर्च बार पर जाकर के सर्च कीजिए, आपको अवश्य मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं। और क्या हो सकता है? कोई प्रीफिक्स, यह कोई
निम्न वरीयता लो प्रियोरिटी FG भी हो सकता है। मतलब प्रफिक्स जो है वो कौन हो सकता है, तो प्रफिक्स किसका यूज होगा, या तो कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रफिक्स यूज होगा, या फिर कोई लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप की टेबल में नीचे आता है, मतलब टॉप पे नहीं हो, तो उसके लिए भी हम प्रफिक्स ही यूज लेने वाले हैं। एक और देखिए, यह कोई जटिल पार्श्व श्रृंखला साइड चेन जिसे बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन भी हो सकता है। देखिए, इन तीन चीजों में कोई सा भी हो, या हो सकता है ये तीनों ही हो, या तो कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो, या कोई लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर कोई साइड चेन हो। तो यदि ऐसे कोई भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उनके लिए प्रीफिक्सेज लिखे जाएंगे। सवाल यह है कि ये प्रीफिक्सेज कैसे लिखे जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इंडिकेट कर रहा हूं, यहां पर ऊपर इंडिकेट कर देता हूं। सभी को इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। यानी ये जो तीनों चीजें आ गई, इन तीनों चीजों को सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये तो बात हो गई प्रीफिक्सेज या प्रीफिक्स की। अब बात करते हैं इनफिक्सेज क्या होते हैं, जिनको कुछ लोग प्राथमिक पूर्वलग्नक भी बोलते हैं। मैं इन्हें अंतःलग्नक या मध्य लग्नक भी कह सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये देखिए, इनफिक्स जो होते हैं ये जनरली हम कंपाउंड्स में तीन प्रकार के देखते हैं। एक तो यदि पेरेंट चेन में, यदि मुख्य श्रृंखला में कोई एक वलय, वलय बोले तो रिंग, एक वलय यहां लिख देता हूं रिंग, उपस्थित हो। यदि किसी कंपाउंड में हमने जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया था और वो पेरेंट चेन यदि एक रिंग के रूप में हो, तो क्या करेंगे, तो उसमें इनफिक्स भी लगाना होगा, अंतःलग्नक भी लगाना होगा। और वो अंतःलग्नक कौन होता है, वो अंतःलग्नक होता है साइक्लो। वी विल यूज साइक्लो, साइक्लो इनफिक्स के रूप में यूज होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में मैं यहां लगा देता हूं जैसे कि CH3, इस तरीके से देखिए, चल यहां पर डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, नंबरिंग डालते हैं। नंबरिंग किधर से करें, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। देखिए, यदि आप एक नंबर इस कार्बन को देंगे तो 2 नंबर इसे ही देना होगा, क्योंकि क्या ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का है, ये कार्बन भी मल्टीपल बॉन्ड का है। जब आप इसे 2 नंबर देंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर नहीं मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। इधर तो आप वापस आ नहीं सकते, कंटिन्यूअसली चलेंगे तो इसे 6 नंबर मिलेगा फिर। जबकि रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए
इस कार्बन को नंबर 1 दे करके इस कार्बन को नंबर 2 देंगे तो देखिए हमारे मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को नंबर कम मिला और सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल गया, नंबर कम मिल गया। सबसे पहले किसे लिख देना है, सब्स्टिट्यूएंट को। कौन है ये, 3। कितने नंबर पे है, 3 पे। 3 मिथाइल मतलब मेथिल सब्स्टिट्यूएंट जो हो 3 नंबर क्वेश्चन पे है। हो गया। एक ही था सब्स्टिट्यूएंट, एक ही था तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम बनाने की जरूरत नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तब बनाते हैं ऑर्डर। तो यहां पर एक ही था, 3 मिथाइल लिख दिया। अब इसके बाद में इनफिक्स देखो, यदि चुनी गई श्रृंखला में रिंग है, बिल्कुल रिंग है। चुनी गई श्रृंखला में ये 6 कार्बन है, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 कार्बन की एक वलय बन गई। इस 6 कार्बन की जो वलय बन गई, इसमें रूट वर्ड तो हम हेक्स काम में लेने वाले हैं, बट इस रूट वर्ड से पहले भी साइक्लो शब्द का यूज होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स। साइक्लो तो कौन है, इनफिक्स, और हेक्स कौन है, रूट वर्ड। और आगे की ओर नेमिंग हो जाएगी। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1E हेक्सीन ही लिख सकते हैं सीधा, साइक्लोहेक्सीन। इसमें सफिक्स 2 डिग्री है ही नहीं तो ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पैरेंट चेन है, यदि इसमें एक वलय उपस्थित हो तो इनफिक्स के रूप में साइक्लो वर्ड यूज होगा। इनफिक्स कहां लगाया जाएगा, प्रफिक्स और मूल शब्द के बीच में लगाया जाएगा। अब इसके बाद में ये इनफिक्स और क्या क्या हो सकते हैं, इनफिक्स और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, यदि मुख्य श्रृंखला में दो वलय, रिंग कितनी है, 2 है, 2 वलय एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हो। थोड़ी समझने लायक बात है कि वलय तो 2 हैं लेकिन दोनों की दोनों रिंग एक उभयनिष्ठ कार्बन से जुड़ी है। एक ऐसा कार्बन है जो दोनों रिंग में शामिल है, उसको हम कॉमन कार्बन कह रहे हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, इस तरीके का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर कौन सा ग्रुप है, CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, और ये कार्बन है केवल और केवल कार्बन। इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रखी है। इधर भी देखिए 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसमें एक वलय तो ये बन गई ऊपर और एक वलय बन गई नीचे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग कितनी है, टोटल 2, बट दोनों रिंग इस कार्बन के द्वारा कॉमन है। देखिए, यानी ये वाला कार्बन इस रिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वाला कार्बन इस रिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये उभयनिष्ठ कार्बन हो गया, कॉमन कार्बन हो गया। और इस तरीके का यदि कोई वलय या कोई कंपाउंड है तो उसके लिए इनफिक्स जो यूज होता है वो होता है स्पीरो। कौन सा इनफिक्स यूज होता है, स्पाइरो इनफिक्स वर्ड यूज होता है। एक और देखिए, यदि मुख्य श्रृंखला में 2 वलय 2 कॉमन कार्बन से जुड़ी हो, 2 तो वलय हो और दोनों की दोनों वलय कॉमन कार्बन से जुड़ी हो, तो ऐसे केस में हम कौन सा इनफिक्स काम में लेते हैं, बाइसाइक्लो। कौन सा इनफिक्स काम में लेते हैं, BICYCLO, बाइसाइक्लो इनफिक्स काम में लेते हैं। देखिए,
जैसे मैंने ये साइक्लोहेक्सेन बनाया, इस साइक्लोहेक्सेन से इस तरीके से साइक्लोपेंटेन जोड़ दिया, ये साइक्लोहेक्सेन ये साइक्लोपेंटेन जोड़ दिया, वलय कितनी बनी? 2 ही है, एक रिंग तो ये रही और एक रिंग ये रही। लेकिन ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये जो दोनों रोटेट कार्बन जो मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों कार्बन दोनों ही वलयों को बनाने में उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, यानी इस वलय में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इस वलय में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कहीं पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो वहां पर आप इनफिक्स के रूप में बाइसाइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। ओके, तो देखा हमने कि इनफिक्स वर्ड्स के रूप में 3 प्रकार की जो हम साइक्लो, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 12th क्लास की यदि बात की जाए तो 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 11th 12th के अकॉर्डिंग स्पाइरो और बाइसाइक्लो वर्ड्स का यूज नहीं होता है। उसके सिलेबस में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड नहीं है जिनके अंदर स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड यूज हो। हाँ, आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नीट का ले लीजिए, जेआरएफ, जीमैन्स, इस तरीके के अन्य जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स भी कंपलसरी होंगे। इन स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को लेकर के हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आपको अवश्य अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रीफिक्स के रूप में ये यूज होते हैं जिनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। इनफिक्स के रूप में ये 3 शब्द होते हैं, इन 3 में से कोई एक यूज होगा। लेकिन कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक भी वलय नहीं हो तो क्या हो? तो फिर छोड़ देंगे, इनफिक्स को इग्नोर कर देंगे। भाई जहां पे जो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सीधा अगले स्टेप में चलो। अगला जो ये शब्द है ये क्या है? अगला ये जो शब्द है ये है हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड एक ही होता है भाई, और ये कैसे देते हैं? चुनी गई श्रृंखला में उपस्थित C परमाणु कार्बन परमाणु की कुल संख्या के आधार पर दिया जाता है। एक शब्द होता है जो रूट वर्ड बोल रहे हैं, वो रूट वर्ड हम एक शब्द जो देते हैं वो कैसे देते हैं कि हमने जो पेरेंट चेन चुनी है, मुख्य श्रृंखला जो चुनी है, उस मुख्य श्रृंखला में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। जैसे यदि 1 कार्बन ही आ रहा है तो मैथ दे देंगे, 2 कार्बन आ रहा है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इसी तरीके से रूट वर्ड दिया जाएगा। रूट वर्ड कितने कार्बन के लिए कौन कौन से होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक वीडियो है जो आपको चैनल पर अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सफिक्स 1 डिग्री की। सफिक्स जो पीछे लगाया जाता है 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक अनुलग्नक कौन से होते हैं? आप इनको प्राथमिक अनुलग्नक भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक अनुलग्नक के रूप में कौन कौन यूज होते हैं ये मैं यहां लिख देता हूं। सभी सीसी बॉन्ड, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर चेक करना है कि कंपाउंड की जो पेरेंट चेन है उसके अंदर सीसी बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या हो? सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे केस में सफिक्स 1 डिग्री के रूप में यूज होता है क्या भाई? एन सफिक्स यूज होता है। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, एक भी सी डबल बॉन्ड सी हो, पेरेंट चेन के अंदर
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक जगह पर भी आ रहा है, ये 2 जगह 3 जगह पर भी आ सकता है, लेकिन यदि एक जगह पर भी आ रहा है वो तो मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम कौन सा सफिक्स 1 डिग्री यूज लेंगे? इन, ENE, इन सफिक्स 1 डिग्री को यूज लेंगे। यहां पर एक बात मैं और लिख सकता हूं, मे बी, ये क्या क्या हो सकता है? मे बी डाइइन ट्राइइन। समझिए इस बात को कि अभी जो इन शब्द काम में लिया है वो तो केवल एक डबल बॉन्ड के लिए ही लिया है, लेकिन किसी पेरेंट चेन में मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड, तो वर्ड हम कौन सा यूज लेंगे? डाइइन। 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइइन, तो मे बी डाइइन एंड ट्राइइन, टेट्राइन, पेंटाइन भी हो सकता है, डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उसी आधार पे उसमें इन लगा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि कंपाउंड की पेरेंट चेन में एक भी C ट्रिपल बॉन्ड C हो, एक भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, तो ऐसे केस में सफिक्स 1 डिग्री कौन सा यूज होगा? आइन, YNE, आयन सफिक्स यूज होगा। ओके, यहां पर भी वही बात लिख सकते हैं क्या? मे बी डायन, डायन, डाई आयन, डायन, कंबाइंड वर्ड क्या बना? डायन। एक वो डायन जो है प्रेत वाली डायन नहीं है, ये डायन का मतलब है दो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही क्या हो सकता है? ट्रायन भी हो सकता है। भाई यदि ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 होगी तो उसे हम डायन लिख देंगे, 3 होगी तो ट्रायन लिख देंगे। ओके, अब जो यहां पर चौथे नंबर पे मैं बताने जा रहा हूं, बड़ी काम की बात है कि एक ऐसी पेरेंट चेन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और उसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों है। तो सफिक्स 1 डिग्री में तो डबल बॉन्ड भी आता है तो ट्रिपल भी आता है। अब उन दोनों में क्या हो गया? उन दोनों में झगड़ा हो गया भाई। झगड़ा यूं हो गया कि डबल बॉन्ड कहता है कि पहले मैं आऊंगा और ट्रिपल बॉन्ड कहता है पहले मैं आऊंगा। तो दोनों चले गए कहां? IUPAC के पास, और IUPAC ने इन दोनों को झगड़े के रूप में निपटारा करते हुए बताया कि डबल बॉन्ड जो है ये पहले आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। तो यदि दोनों हो तो यदि C डबल बॉन्ड C व C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों हो तो पहले किसको लिख देंगे? इन को लिखा जाएगा और बाद में किसे लिखा जाएगा? आयन को, इनाइन, इन प्लस आयन। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो आयन आ रहा है, इसका यहां का जो वाई वर्ड है, इसकी वजह से पहले वाला जो ओवेल है ई, ये हट जाएगा। तो इसे इस तरीके से लिखना चाहिए, ENYNE, इनाइन, इनाइन। स्टूडेंट, बड़ी काम की बात है, याद रखिए पहले इन को लिखा जाएगा, बाद में आयन को लिखा जाएगा। तो ये वाली बात हो चुकी है सफिक्स 1 डिग्री, जिसे हम प्राथमिक अनुलग्नक भी कहते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि सफिक्स 2 डिग्री जो होता है ये क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्नक क्या होता है। इसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है और ये हमेशा एक ही होता है, ये कभी भी 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, सफिक्स 2 डिग्री क्या होता है, ध्यान देने की बात है। यह मुख्य श्रृंखला से जुड़े
किसी प्रिंसिपल एफ जी मुख्य क्रियात्मक समूह जो एक ही होगा, हमेशा एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, एक ही प्रकार का होगा ये। नंबर ऑफ प्रिंसिपल एफ जी तो हो सकते हैं, बट टाइप ऑफ प्रिंसिपल एफ जी एक ही होगा। प्रिंसिपल एफ जी का क्या होता है, अनुलग्नक होता है। अनुलग्नक का मतलब वही सफिक्स। यहां पर यह भी याद रखिए, यह सदैव एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपने एक सिस्टमैटिक जो ये चार्ट मैंने बनाया है, इसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। बट आपको इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमने स्टेप ए में क्या काम किया था। हमने स्टेप ए में किया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उसके कुछ रूल्स थे। फिर स्टेप बी में क्या किया था, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और स्टेप सी में हमने किया नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने इन 4 या 5 शब्दों को जोड़ करके बनाया है। और इस तरीके से इनको कंटिन्यूसली जोड़ करके वर्ड आप देते जाएंगे तो वही उस यौगिक का आयुपेक नेमिंग होगा। इनके एग्जाम्पल्स, इनके अंदर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स और जो इनर रूल्स हैं, इनके अंदर भी और कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करेंगे। तो ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो से ही काफी नहीं होगा, आपको विद एग्जाम्पल जो इसके और रूल्स हैं उन्हें भी सीखना जरूरी होगा, जो मेरे अगले वीडियो में रिप्रेजेंट होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।